So let's start the second portion of our course, that is kinematics of rigid bodies. This is in हमारे कोर्स में चैप्टर नंबर 16, 17, 18, 19 है बेसिकली, जो कि 12 से लेके 15 तक जो चैप्टर्स हमने कवर किए हैं एग्जैक्टली वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। बस इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि हमने चैप्टर नंबर 12 से 15 तक पार्टिकल्स को डिस्कस किया था। मतलब एक लेट्स से अगर एक बॉडी, अगर रिजिड एक बॉडी भी है तो हम उसको अज्यूम ही करते थे कि उसका जो वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, उसका तमाम जो मास है उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर बिहेव एक्ट कर रहा है, तो हम उसमें रोटेशन है या जो बॉडी के स्पिन्स है वगैरह उसको हम इंक्लूड नहीं करते थे। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 जो है वो बेसिकली एड्रेस करेगा एंड ऑनवर्ड्स रिजिड बॉडी को। रिजिड बॉडी क्या चीज होती है, अगर आप आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो दुनिया में तमाम बॉडीज हैं वो रिजिड बॉडीज हैं। मतलब वो बॉडीज जिसको हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल कार, एरोप्लेन, फॉर एग्जांपल आप खुद चल रहे हैं, गियर्स हैं, मैकेनिकल सिस्टम्स में आपके पास डिफरेंट मशीन्स हैं। ये तमाम जो मशीनरीज हैं या गियर सिस्टम्स हैं, आपके पास लिंक्स हैं डिफरेंट, तो तमाम रिजिड बॉडीज हैं। रिजिड बॉडीज की डेफिनेशन मतलब क्या है? रिजिड का मतलब क्या होता है कि that those bodies which do not change the shape। तो हम अभी जो बात कर रहे हैं, हम फ्लूइड नहीं पढ़ रहे हैं, हम वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिजिड बॉडी, जिसमें फ्लूइड जो बॉडीज है वो अपना शेप को चेंज नहीं कर रही है, अपना वॉल्यूम चेंज कर रही है। तो बेसिक बात तो ये है। इसको टेक्निकली समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम इसकी एक खास डेफिनेशन देख लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो रिजिड बॉडी होती है उसमें अगर आपके पास दो पॉइंट्स हो, आर्बिट्री पॉइंट्स हो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और ये जो आपके पास एक आर्बिट्री बॉडी सी बनी हुई है ब्लू रंग की, दिस इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी कुड बी ऑफ एनी शेप। मतलब फॉर एग्जांपल अमूमन हम रिजिड बॉडी को हम जब डिस्कस करते हैं तो हम उन एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास गियर्स हैं, या आपके पास आपने गियरिंग सिस्टम को डिजाइन करना है, या आपने जो मशीन्स हैं उनके सिस्टम्स को डिजाइन करना है, जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, जिसमें आपके पास एक आर्बिट्री बॉडी के अंदर अगर मैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान एक लाइन ड्रॉ करूं, और वो जो लाइन है अगर वो ड्यूरिंग द होल मोशन, थ्रू आउट द होल मोशन, जैसे भी वो मूव कर रहा है, वो जो लाइन की लेंथ है अगर वो चेंज नहीं हो रही, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि द बॉडी इज रिजिड। अच्छा, रिजिड बॉडी अगर आप गौर करो, देखो गौर से, तो दुनिया में इन रियलिटी, इन रियल फिजिक्स, दुनिया में कोई बॉडी भी रिजिड नहीं होती। हम ना पार्टिकल होती है ना रिजिड होती है। फिर क्या होती है बॉडी? हर बॉडी जो होती है ना उसके अंदर ड्यूरिंग द मोशन कुछ ना कुछ बहुत स्लाइट सी डिफॉर्मेशन जरूर पैदा हो रही होती है। बट इशू हम ये अज्यूम करते हैं कि जो डिफॉर्मेशन पैदा हो रही है विद इन द बॉडी, वो उसकी मोशन के रिलेटिव बहुत छोटी है। इसकी मैं मिसाल नहीं समझ देता आपको कि लेट्स से यू आर कंसीडरिंग एरोप्लेन, एक जहाज उड़ रहा है, ठीक है। अब जहाज एक बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है। जहाज का जो पर है, या जहाज के अंदर जो आपके पास जो उसका विंग है, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेसेस बहुत सी फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, तो उसकी जो लेंथ होंगी लाइक विद इन द विंग, राइट, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तब्दीलियां आ रही होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो विद इन दैट बॉडी, रिजिड बॉडी, अगर पॉइंट ए और बी, जैसे यहाँ लाइन लगी हुई है, यहाँ पे लेंथ में तब्दीली आ रही होगी, राइट। बट पॉइंट ये होगा कि जो मोशन है जहाज का एज अ होल, या जो एरोप्लेन का मोशन है, वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस कवर्ड बाय द एरोप्लेन इज वेरी सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू द चेंज ऑफ लेंथ विद इन द मटेरियल ऑफ द एरोप्लेन। तो ए से बी जो लेंथ में तब्दीली आ रही है जहाज की या गाड़ी की या किसी भी चीज में, वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है कंपेयर टू द मोशन ऑफ द होल बॉडी, रिजिड बॉडी, राइट। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बात कहूँ कि मुझे अगर आप लोग अभी मॉम्स 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉम्स 1 पढ़ रहे हैं आप लोग, तो गाइस पढ़ रहे हैं आप मॉम्स 1? यस सर। यस ओके, तो मॉम्स पढ़ ही रहे, सॉरी सब पढ़ ही रहे हैं, बस जल्दी जा। ओके, मॉम्स 1 में आप निकालते हो स्ट्रेसेस। ओके, अगर आप गौर करो कि स्ट्रेसेस बेसिकली क्या होती हैं, वो किसी बॉडी के इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो पर यूनिट एरिया जो जनरेट होती है उनको हम स्ट्रेसेस कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेसेस अमूमन बहुत ही, अगर आप देखें इसको, तो ऑन अ माइक्रोस्कोपिक लेवल अप्लाई हो जाती है। जबकि तो अगर वो जो लेंथ है विंग में, एरोप्लेन की विंग में लेंथ जो तब्दील हो रही है, अगर मुझे स्ट्रेसेस कैलकुलेट करनी है तो फिर मैं उस तब्दीली को, उस लेंथ की चेंज को इंक्लूड करूंगा। बट अगर मेरा एनालिसिस स्ट्रेस एनालिसिस नहीं है उस विंग का, और मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कि हाउ बॉडी इज बिहेविंग व्हाइल इट इज मूविंग, कि उसकी डायनामिक्स क्या है एज अ होल, तो मैं फिर उस लेंथ की चेंज को इंक्लूड
नहीं करूंगा अपने एनालिसिस में। तो रिजिड बॉडी में, डायनामिक्स में जब हम बात करते हैं तो हम एक बॉडी को एज अ होल रिजिड कंसीडर करते हैं कि उसकी शेप में तब्दीली नहीं आ रही, उसके जो अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी दरमियान जो लेंथ्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए से बी, वो तब्दील नहीं हो रही, बट इन रियलिटी ए से बी लेंथ में तब्दीली आ रही होती है, बट वो बहुत इनसिग्निफिकेंट होती है। तो इसका मतलब ये कि हम फिर अपनी एप्लीकेशन देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन क्या है, तो इस लिहाज से हम अपनी अजम्पशंस को मॉडिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हमने डायनामिक्स में फर्स्ट पार्ट पढ़ा था तो उसमें हमने पूरी बॉडी को एज अ पार्टिकल ले लिया था, तो हमारे पास जो एनालिसिस था उसके अंदर हमें जरूरत नहीं महसूस हो रही थी कि हम उसको रिजिड बॉडी लें, जबकि हमारी चीजें आसान हो रही थी। बट फॉर एग्जाम्पल अगर इफ यू आर डिजाइनिंग अ मशीन, तो फिर आप उसको पार्टिकल नहीं ले सकते, बिकॉज वहां पे मल्टीपल पार्ट जो है वो आपस में रिलेटिवली लिंक होते हैं। इसे रिलेटिवली लिंक का मतलब ये है कि अगर आप देखें मशीन के अंदर शाफ्ट होती हैं, मशीन के अंदर गियर्स होते हैं, और वो गियर्स आपस में मिसाल के तौर पर गियर्स आपस में सिंक हुए होते हैं, एक गियर चलता है, दूसरा उसको ड्राइव करता है, एक ड्रिवन होता है, कुछ शाफ्ट्स लगी होती हैं, तो अब एक कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी होती है। अगर मैं उसको उसका पार्टिकल ले लूं तो फिर मैं उसको डिजाइन नहीं कर सकूंगा, तो विच मीन इन दैट केस आई नीड टू टेक दोज पार्ट्स एज रिजिड बॉडीज। ओके, अब इससे एक कदम और बढ़ते हैं। अगर रिजिड बॉडी लिया तो मे बी गियर्स के अंदर ड्यूरिंग द मोशन तब्दीली आ रही है, विद इन द गियर कुछ लेंथ में तब्दीली आ रही होंगी, कोई भी दो आर्बिट्री पॉइंट के दरमियान, तो हम डायनामिक्स में उन चेंजेस को इंक्लूड नहीं करते। बट व्हेन वी स्टडी स्ट्रेस एनालिसिस, तो फिर हमें उसकी लेंथ को कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हैं कि गियर के ऊपर किस तरह की स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, तो इन दैट केस आप गियर की जो लेंथ में तब्दीली आ रही है, या डायमेंशन में तब्दीली आ रही है, या वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आ रहे हैं, आपने उसको इंक्लूड करेंगे। बट यहाँ पे हम डायनामिक्स में रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि पॉइंट ए से बी के दरमियान जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही। इज इट क्लियर गाइस? लाइक ये बात डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करते हैं कि प्लेनर मोशन क्या होता है। प्लेनर मोशन आप सबको पता है कि इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन। अगर एक प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर मोशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे 2D ही पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल चीजों को नहीं पढ़ेंगे, दैट्स आउट ऑफ अवर कोर्स। तो हम पहली बात करते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक बॉडी है जिस विच इज शोन हियर एज अ शेडेड फिगर, यहाँ पॉइंट ए है, पॉइंट बी, दिस इज रियली क्रूशियल। पॉइंट ए से पॉइंट बी जो है ना, ये दो आर्बिट्री पॉइंट्स है उस बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर ये मोशन इस तरह हो रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो पैरेलल है, और ये जो स्ट्रेट लाइन के अंदर ये ट्रेवल कर रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि प्योरली रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन है ये। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर ये मूव कर जाए, अगर पॉइंट ए यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ, पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट ए डैश यहाँ पर है, पॉइंट बी यहाँ है, पॉइंट बी डैश यहाँ पर है, तो इनके दरमियान अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो वो स्ट्रेट लाइन्स हो, और वो जो लेंथ है वो तो ऑब्वियसली डिफरेंट चेंज नहीं होंगी, बिकॉज इट्स अ रिजिड बॉडी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गाड़ी है, that rocket test sled is moving like very fast, तो जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स बेसिकली एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन में होंगे और पैरेलल होंगे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। इज इट क्लियर? बट अगर मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये बॉडी जो है वो अपनी ओरिएंटेशन तो नहीं बदल रही, बट ये ओवरऑल एक कर्व पाथ के अंदर मूव कर रही है। अब आप देखो कि ये जो लाइन है ए एंड बी, दे आर पैरेलल, बट पॉइंट ए और पॉइंट बी वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है, वो एक कर्व को फॉलो कर रहा था वो। आर यू फॉलोइंग मी? इज इट क्लियर? सर ये यस पॉइंट सर। ए भी है क्या? अच्छा, ओके, पॉइंट ए भी दो आर्बिट्री पॉइंट्स है। देखो किसी भी बॉडी के अंदर मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, आर्बिट्री पॉइंट्स दो, एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, उनके दरमियान में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट्स एन आर्बिट्री लाइन, इट डजंट एक्चुअली एग्जिस्ट, राइट? बट पॉइंट ये कि अगर वो उस लाइन की लेंथ तब्दील नहीं हो रही ड्यूरिंग द मोशन, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब ये है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान जो लाइन है वो ड्यूरिंग द मोशन उसकी लेंथ में तब्दीली नहीं आ रही। नाउ तो हाउ सर वी डिफरेंशिएट? जी जैसे मिसाल जी के तौर पर ये लाइन, सर इसको ऐसे सपोज करें। ये लाइन और ये लाइन, दो लाइन ऐसे नहीं नहीं नहीं, ड्रॉ की मैं है इसकी सर। बात नहीं कर रहा, ये लाइन बात नहीं कर रहा। यहाँ मोशन किसका हो रहा है, मैं इस पे आ रहा हूँ अभी। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सर पॉइंट इसको ए, ऐसे सपोज करें। जी बोलिए। सर इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं जैसे कि कार के व्हील हैं, दोनों व्हील के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही रहेगा ट्रेवलिंग के बाद भी। ऐसे बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, देखो दो 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 की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। दो व्हील्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिंगल व्हील की बात कर रहा हूँ। अगर वो एक सिंगल बॉडी है ना, मैं जब हम पार्टिकल को मूव करते थे चैप्टर नंबर 12 से 15 तक, तो वो पार्टिकल ही मूव करता था ना। यहाँ पे भी हम एक सिंगल बॉडी की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टायर है, लुक दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। एक टायर है, उस टायर में सिंगल टायर की बात, उस टायर को आप रोल करते हो, ठीक है, आर यू फॉलोइंग मी? यस टायर में आप यस सर। सड़क पे रोल कर रहे हो, ठीक है, या उस टायर में अगर मैं रोल ना करूं, उसको मैं सड़क के ऊपर स्लिप कराऊं,
These are two different things. Are you following me, guys? यस सर। देखो सर टायर क्या आप को, यानी कि यस सर, सर ड्रिफ्ट। आप देखो यूं इस समझो गाड़ी के कि अंदर अगर मैं ओके जस्ट अ मिनट, मैं मिसाल मिसाल पर ये जो बॉडी है ना जो कर्वी, अच्छा ये बताओ कि रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन समझ में आ रही है क्या होती है? यस सर, जी इन अ सर। लाइन। जो जो रास्ता है ना, जो पाथ ऑफ द मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, चाहे वो वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल सर हो। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की नहीं हो जाएगी? नहीं, अभी हम ये बात नहीं करेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे हम ये बात करें कि टाइप ऑफ मोशन कैसी है। देखो हम जब पढ़ते थे पार्टिकल में, तब बोलते थे भाई एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो वो ट्रांसलेशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है। एक पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो वो कर्विलिनियर मोशन है। रिमेंबर गाइस? यस यस सर। सर। यस सर। यस अब वो सर। पार्टिकल नहीं है। अब मिसाल के तौर पर एक पूरी बॉडी है, रिजिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है, वो एक सर्कल के अंदर या एक कर्व के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। तो आप इमेजिन करेंगे ये सॉलिड बॉडी यहाँ पर बनी हुई है, जस्ट अ मिनट, पॉइंटर ऑप्शंस, ओके जस्ट अ मिनट, या तो ये सॉलिड बॉडी देख रहे हो। अगर ये सॉलिड बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ये वाला ऑप्शन हो गया रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन। अगर यही बॉडी एक कर्व के अंदर मूव कर रही है तो ये क्या हो रहा है, ये कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। तो ए से लेके ए डैश जो है कर्व को फॉलो करते हुए, उसकी जो नी पोजीशन है ना ए डैश, वो एक कर्व को फॉलो करते हुए पहुंची है। बात सुन रही है गाइस? यस सर। यस ओके, सर। अब आगे देखते हैं। अच्छा एक और ऑप्शन क्या है कि हमारे पास जो है वो रोटेशन हो रही हो। मिसाल के तौर पर आपने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और उस पॉइंट के अक्रॉस वो बॉडी है वो रोटेट कर रही है, ठीक है। अच्छा अगर मुझे बताओ कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। पॉइंट ए पर एक एक्सिस ड्रॉ हुआ है, एक लाइन ड्रॉ हुई है जो आउट ऑफ द पेपर है या आउट ऑफ द स्क्रीन है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है, जो कर्व बॉडी, ये बॉडी नजर आ रही है, बॉडी उस एक्सिस के अक्रॉस घूम रही होगी ना ऐसे। सर इसमें एक ही पॉइंट चेंज होगा, सिर्फ बी डैश। नहीं, बी और बी डैश जो है वो, अगर ए पॉइंट फिक्स हुआ है तो बी एंड बी डैश आर चेंजिंग, राइट। पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी एक एक्सिस ए के अक्रॉस रोटेट कर रही है, ऐसे ही है। जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम में आपके पास क्या होता है कि आप एक स्ट्रिंग को बांधते हैं किसी हैवी ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे इमेजिन कि स्ट्रिंग का बॉल नहीं लगी हुई बल्कि एक सॉलिड पूरा एक कॉलम है, ठीक है, एक सॉलिड बॉडी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पूरी सॉलिड बॉडी, यहाँ पे स्ट्रिंग नजर नहीं आ रहा ना, एक पूरी सॉलिड। क्या ये एग्जाम्पल लॉजिकल है? यस इट इज लॉजिकल। एक ऑब्जेक्ट है जो कि पूरा सॉलिड है, वो एक पॉइंट पर पिवट हुआ है और इस पॉइंट के क्रॉस वो रोटेट मतलब टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। आर यू फॉलोइंग मी? समझ में आ गई सर बात। ओके देखो ये जो है ये है फिक्स एक्सिस रोटेशन, कि एक बॉडी जो है वो किसी एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर रही है, ठीक है। मिसाल, इसकी एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बॉल है, मैं फुटबॉल लेता हूँ। फुटबॉल को अगर मैं कभी आपने, और अगर आप में से जिन लोग फुटबॉल अगर आपको आइडिया हो तो आप उंगली पर रखकर उसको घुमाते हैं, ऐसा होता है? कभी कभी नोट किया है? उंगली पर रखिए आपने, उसको आप हाथ मार के घुमाते रहते हैं, जी सर। ठीक है। यस बेसिकली सर। आपकी जो उंगली है ना, वो जो आप जहाँ पे बॉल रखी हुई है वो एज एन एक्सिस ऑफ द बॉल बिहेव करती है, कि वो बॉल जो है वो उस उंगली का वो एक स्ट्रेट लाइन जो अक्रॉस द बॉल जा रही है, जो उसके सेंटर से पास हो रही है, और आप उसको बॉल को हाथ मार के घुमा रहे हो। दिस इज द रोटेशन, ठीक है। और वो पूरी बॉल घूम रही है, जबकि पार्टिकल के अंदर रोटेशन नहीं हो सकती, ठीक है। उसको अगर पार्टिकल के अंदर रोटेशन हो रही है तो वो पार्टिकल को हम सॉलिड एज अ रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। देखो चैप्टर नंबर 12 15 से 15 में हमने पार्टिकल की अपनी रोटेशन नहीं देखी थी, बल्कि पार्टिकल जिस रास्ते पे जा रहा है उसको स्टडी किया था, कि पार्टिकल जिस रास्ते पे जा रहा है वो खुद रोटेट कर रहा है या वो खुद एक कर्व को फॉलो कर रहा है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। देखो पार्टिकल या जो बॉडी है ना, जो लेट्स से बॉल है, बॉल किसी कर्व पाथ को फॉलो कर रही है, दिस आर डिफरेंट थिंग। बॉल खुद रोटेट कर रही है अपने एक एक्सिस के अक्रॉस, ये डिफरेंट चीज है। तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ फिक्स एक्सिस रोटेशन, इसकी मैं यहाँ पे बॉल की अपनी रोटेशन की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जमीन जो है या प्लैनेट अर्थ जो है, दैट इज रोटेटिंग अक्रॉस इट्स एक्सिस। तो ये क्या हुआ फिक्स एक्सिस रोटेशन के एग्जाम्पल, कि एक एक्सिस जो उसके सेंटर से पास हो रहा है और वो जमीन उसके गिर्द घूम रही है, ठीक है। और अगर जमीन जो है वो अपनी ऑर्बिट में घूम रही है, कि जो आप सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ कर्वीलिनियर मोशन, कि एक आप रास्ते में जमीन घूम रही है। तो फर्क समझ में आया गाइस? यस सर, समझ में आ गया सर। समझ में आया? तो ये जो फिक्स एक्सिस रोटेशन बेसिकली कौन सी एग्जांपल है, कि जब आपने उस बॉडी को खुद रोटेट कराया किसी एक्सिस के अक्रॉस।
अच्छा, अब हम बात करते हैं जर्नल प्लेन मोशन में। एक जर्नल प्लेन मोशन क्या हो सकता है कि जो कि रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, कर्विलिनियर ट्रांसलेशन और फिक्स रोटेशन सबका मजमुआ हो, मतलब सबको मिला दो आप। तो यूजुअली आपके पास जब आप उसको और कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, कोई बॉडी एक वक्त में ट्रांसलेट भी कर रही है, वो या तो कर्विलिनियर ट्रांसलेशन हो रहा है और रोटेट हो रहा है, या फिर वो रेक्टिलिनियर ट्रांसलेट कर रहा है और रोटेट कर रहा है, तो दीज टू आर पॉसिबल। तो एक वक्त में एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जिसमें मल्टीपल चीजें आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये एक जॉइंट है जो कि एक वक्त में मल्टीपल मोशंस हो रहे होंगे। तो हम बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर डायनामिक्स में रिजिड बॉडी पढ़ते हैं, तो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिनको हम जर्नल प्लेन मोशंस कहते हैं, जिसमें आपके पास एक ही वक्त में कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन भी हो रही हो, तो हम उसकी वजह से सिस्टम को डिजाइन कर सकें। सर एक खराब बात, जी जी बोले। सर जो पिस्टन वगैरह के जो वो चल रहा होता है उसमें भी यही कनेक्टिंग रॉड्स इसी टाइप के वो मोशन होता है। एग्जैक्टली। अब देखो मिसाल अगर मैं पिस्टन को डिजाइन करना चाह रहा हूँ ना, अगर मुझे पिस्टन के हाथ कनेक्ट की हुई, मैंने शाफ्ट कनेक्ट की हुई, क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ठीक है। आप इस पूरे सिस्टम को डायनामिक, देखो इफ इट इज मूविंग यू हैव टू अप्लाई डायनामिक्स प्रिंसिपल्स, राइट। मूव कर रहा है ना, पिस्टन मूव कर रहा है, क्रैंक शाफ्ट मूव कर रही है, कैम का मैकेनिज्म मूव कर रहा है, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड विद द शाफ्ट्स। क्या आप इस पूरे मोशन को डायनामिक्स की जो थ्योरी आपने अभी तक पढ़ी है डिजाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट डिजाइन इट। फॉर दैट मैटर आपको रिजिड बॉडी कंसीडर करना पड़ेगा, उस बॉडी को एज अ होल, कि वो आपस में कनेक्टेड है। देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जांपल पिस्टन एंड शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट। तो उसमें आपके पास क्या हो रहा है, मिसाल के तौर पर आपने जिन लोगों ने पिस्टन की मूवमेंट देखी है, मतलब माशाल्लाह आप लोगों ने बस गाड़ी या बाइक अगर आपको होगी, तो आपने कभी देखा है कि वो ये पिस्टन मूव करता है तो क्या होता है, पिस्टन की अपनी मोशन कैसी होती है? सर ट्रांसलेट। उसकी ऊपर नीचे एग्जैक्टली नीचे हो रहा ट्रांसलेशन होता है होती है ना, मतलब ऊपर टेक्स्ट में नीचे कहूंगा कि रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन होती है, स्ट्रेट ऊपर से ऊपर नीचे मूव कर रहा है। बट दैट मोशन व्हिच इज लीनियर रेक्टिलिनियर मोशन इज ट्रांसलेटेड इनटू रोटेशन। ऐसी है। यस सर, यही तो होता है। अब दो डिफरेंट मैकेनिकल पार्ट जो हैं वो आपस में समहाउ कनेक्टेड है थ्रू गियर्स एंड थ्रू व्हाट नॉट मैकेनिज्म्स, बट वन टाइप ऑफ मोशन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ मोशन। अगर आप इस तरह के सिस्टम से स्टडी करना चाहते हैं तो आपको उस पूरे सिस्टम को एज अ रिजिड बॉडी कंसीडर करना पड़ेगा, कि जिसमें आपके पास बॉडी एज अ होल हो, उसमें आप पार्टिकल कंसीडर नहीं कर सकते। आप पिस्टन को पार्टिकल नहीं ले सकते, आप शाफ्ट को पार्टिकल कंसीडर नहीं कर सकते, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि शाफ्ट रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के अक्रॉस। बात समझ में आ रही है बात? जी सर। ठीक है। तो दैट्स व्हाई दैट बिकम अ जर्नल प्लेन मोशन और कॉम्प्लिकेटेड मोशन, कि आपके पास डिफरेंट चीजें एक साथ मौजूद है। एनीवेज दीज आर सम एग्जांपल्स जिसको हम लेट्स से स्किप करें। फॉर एग्जांपल अगर आप गौर करो कि आप में किसी ने वो देखा है, लेट्स से अगर कोई बंदा अगर मैं कहता हूँ कि बॉल को किक करता है, ठीक है। तो बॉल किक करते हैं, आप फुटबॉल किक करते हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मैं दो पॉइंट्स को फिक्स कर दूं, बॉल के ऊपर एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है, राइट। बॉल अपनी शेप नहीं बदल रहा, बॉल का वॉल्यूम वही है, ठीक है। आपने इतनी जोर से किक नहीं मारी कि बॉल का शेप बदल जाए, बट जब बॉल हवा में जा रही है तो बॉल रास्ता क्या ले रही है, मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा। बॉल घूम रही है डिफरेंट एक्सिस के क्रॉस, ठीक है। बॉल स्पिन कर रही है, ऐसे ही है। यस हाँ, सर। स्पिन कर रही है, और जो रास्ता ले रही है वो उस ए बी की लोकेशंस को घुमा रहा है। देखो अगर मैं इस पॉइंट ए और बी को फिक्स कर देता हूँ, तो ये बॉल अगर रास्ते से जा रही है तो एक्चुअली ये खुद भी रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अक्रॉस, इस चीज को हम स्पिन कहते हैं, ठीक है। और उसकी जो मोशन है वो भी इस तरह की हो रही है और रास्ता भी उसका कर्वीलिनियर है। आर यू फॉलोइंग? मतलब तो यहाँ पे अगर मैं फुटबॉल वाला फिर से बता दे। कह रहा हूँ कि फुटबॉल जब आप किक करते हैं तो फुटबॉल में स्पिन का मतलब क्या होता है, कि जिसके एक्सिस के अक्रॉस एक बॉल घूम रही है। ठीक हो गया? ठीक है। जी सर। अब बॉल एक्सिस के अक्रॉस भी घूम रही है और हो सकता है किसी दूसरे एक्सिस के अक्रॉस भी घूम रही हो, और जो रास्ता ले रही है वो रास्ता भी कर्वीलिनियर है, राइट। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड मोशन, राइट। इस मोशन को स्टडी करने के लिए आपको बॉल को रिजिड बॉडी लेना पड़ेगा, आप बॉल को पार्टिकल नहीं ले सकते, बिकॉज पार्टिकल का मतलब होता है समथिंग विच हैज लाइक विच डजंट एग्जिस्ट, वो इट्स एन हाइपोथेटिकल पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली जब आप मैकेनिकल पार्ट्स या मशीन पार्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे आपने नीचे एक मशीन पार्ट बना हुआ है जिसमें एक आपके पास एक यहाँ पे एक लेट्स से एक पिस्टन है जो मूव कर रहा है, एंड इट इज कनेक्टेड टू लाइक with a member, and then it is connected with another rotatory motion.
तो ये इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट. अब इस पूरे सिस्टम को अगर मैं स्टडी करना चाहूँ तो मैं इसको डायनामिक्स की पार्टिकल की जो अजम्पशन है उससे स्टडी नहीं कर सकता. मुझे इसको एज अ रिजिड बॉडी लेना पड़ेगा कि ये जो इटसेल्फ पूरी बॉडी है ये खुद एक बॉडी एग्जिस्ट करती है, इसकी अपनी मोशन है, ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ठीक है, तो इन न्यूमेरिकल वी विल सी different examples inshallah. Coming back to some theoretical aspect of this whole concept of rigid body. For example, एक rigid body है जिसकी हम बात करते हैं पोजीशन की. Although this is very purely theoretical, तो you should have a good understanding कि theoretically क्या मतलब है इस बात का. मिसाल के तौर पर आपके पास एक बॉडी है जो यहाँ पे ब्लू शेडेड से शो हो रही है, ब्लू रीजन से. ठीक है, इस बॉडी के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं A and B, ठीक है, जो फिक्स हुए हैं. Why they are fixed? Because it's a rigid body. It will not change. ठीक है, तो अगर मैं A और B की लोकेशन निकालता हूँ एक फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ. फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जो मूव कर रही है एंड आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपनी वहां फिक्स कर दिया जो मूव नहीं कर रहा. बात समझिए. Let's say you are moving, there is a car moving. ठीक है, there is a car moving along. आप ऑब्जर्वर हैं और ऑब्जर्वर जो है वो उस जगह पे बैठा हुआ है जहां पे कार मूव नहीं कर रही है. जैसे आप खड़े हुए हैं, ठीक है, आप गाड़ी को जाते हुए देख रहे हैं, तो जहां पे आप खड़े हुए आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम वहां फिक्स करते हैं जो कि मूव नहीं कर रहा है, जिसको हम फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं. ठीक है, बट उसी के साथ हम गाड़ी के ऊपर भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स कर देते हैं. लाइक जो बॉडी मूव कर रही है, जो रिजिड बॉडी मूव कर रही है, हम उसके ऊपर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स कर देते हैं. डज इट मेक सेंस? यस सर. ओके. यस सर. अब देखो, अगर मैं उस पॉइंट ए और बी जो उस रिजिड बॉडी के ऊपर 2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आर्बिट्री पॉइंट्स हैं, उनकी पोजीशन निकालना चाहूँ तो वो आपको पता है कि मैंने वेक्टर ड्रॉ किया आर ए जो पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेक्टर ड्रॉ किया आर बी जो पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक हो गया? मेक सेंस? क्लियर? अगर मैं उस पॉइंट ए पर एक पॉइंट ए जो है उसको बना लूं ओरिजिन फॉर दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच इज मूविंग विद द बॉडी, तो अगर मैं वेक्टर सम करता हूं तो मुझे नजर आएगा कि आर ए प्लस आर बी ए, दिस इज द वेक्टर बिटवीन ए से बी, ए टू बी is basically will follow this equation. This is the vector summation. तो आर बी किसके बराबर है? आर ए प्लस आर बी बाय ए के. तो ये जो है आपके पास, ये इसका मतलब क्या बेसिकली समझना बहुत जरूरी है. आर बी जो है वो इस पॉइंट बी की लोकेशन, मतलब पॉइंट बी और पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप इस वेक्टर से through 2 different coordinate system. One coordinate system is fixed coordinate system and other coordinate system is a relative coordinate system, right? अब आप एक बात करते हैं, ये जो है bear with me, ये रिलेशन यहाँ पे हम छोड़ देते हैं. ठीक है, अगर मैं इसी की वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, अगर मैं इसी पॉइंट बी की और पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ ऑन बोथ साइड. तो डी आर बी अपॉन डी टी विल बिकम वी बी, डी आर ए अपॉन डी टी विल बिकम वी ए, and derivative of this term will become this term, right? But हमें ये बात पता है कि since the body is rigid, the vector rb upon a, which is the vector between a and b, ये length change नहीं होगी, चाहे body translate करे, चाहे body curvilinear path को follow करे या rotate करे, because it's a that's the definition of rigid body. So derivative of this length with respect to time will be 0, right? It shows that कि अगर ये बॉडी मूव कर रही है with certain velocity, तो this implies कि पॉइंट A और पॉइंट B की velocity भी सेम होगी. Are you following me? देखो, अब ये बड़ी अजीब सी बात है. अब ये सब इसके बनता सर, ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है सर. A और B अगर एक ही बॉडी के ऊपर है तो वो दोनों जो है वो एक साथ एक ही वेलोसिटी मूव करेंगे. मिसाल के तौर पर गाड़ी अगर जा रही है तो गाड़ी का लेट्स से एक पॉइंट है वो सीट के ऊपर है और एक गाड़ी का जो पॉइंट है मिसाल लेट्स से छत के ऊपर, तो क्या छत की वेलोसिटी और सीट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी? हाँ, नो सर. नहीं, एग्जैक्टली सेम होगी ना. बट ये बात मैथमेटिकली कैसे समझ में आ रही है, वो इस इक्वेशन समझ में आ रही है. बात समझ में आ रही? यस सर. सर एक देखो, और दफा समझाना सर. थिंग्स, एक मिसाल का भाई, गाड़ी जा रही है, गाड़ी पे मैं 2 आर्बिट्री पॉइंट्स ले लेता हूँ. ठीक है, आर्बिट्री पॉइंट कोई भी 2 पॉइंट, एक पॉइंट है जो कि लेट्स से गाड़ी की लाइट के ऊपर है और एक पॉइंट है गाड़ी की छत के ऊपर. ठीक है, ठीक हो गया. गाड़ी आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. क्या गाड़ी की जो लाइट की पॉइंट है, उस पॉइंट पर मैं पॉइंट स्टिकर लगाया हुआ है, लेट से कोई मार्कर लगाया हुआ है, उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या छत की वेलोसिटी ज्यादा होगी? नहीं, वही होगी ना जो 100 गाड़ी की स्पीड है. ठीक है, मतलब गाड़ी की स्पीड अक्रॉस द होल बॉडी ऑफ द कार विल रिमेन सेम, राइट?
गाइस लॉजिकल सी बात है ना, कम ऑन, यस नो? Yes, sir. Yes. Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes. ये जो लॉजिकल बात है ना बेसिकली, ये मैथमेटिकली किस तरह प्रूव हो सकती है, वो इस इक्वेशन से प्रूव हो सकती है कि जब आपने उन दो पॉइंट्स को लोकेट किया फ्रॉम अ फिक्स रेफरेंस, जो कि एक बंदा है जो कि गाड़ी से बाहर कहीं खड़ा हुआ है और गाड़ी मूव कर रही है, तो एग्जैक्टली ये ब्लू जो रीजन है ना, ये गाड़ी है, एक फिक्स एक रिजिड बॉडी है दैट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी। अच्छा, इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द होल रिजिड बॉडी, उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। आर यू फॉलोइंग मी? यस सर, समझ गया। Sir. ओके, अब देखो इसका इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होता है। देखो आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है? फ्लूइड में आप क्या करते हो कि एक पार्ट, एक बॉडी, एक फ्लूइड बॉडी है, मिसाल के तौर पर उसकी दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है? दिस इज पॉसिबल इन फ्लूइड मैकेनिक्स कि पॉइंट ए इज मूविंग फास्टर देन पॉइंट बी ऑन द सेम बॉडी। एक फ्लूइड बॉडी की बात कर रहा हूँ, जैसे इमेजिन अ फ्लूइड बॉडी जो कि सॉलिड नहीं है, एक पानी का लेट्स से एक हाइपोथेटिकल एक क्यूब है, दैट्स नॉट आइस नहीं है, वो बर्फ नहीं है, वो सॉलिड, मतलब वो सॉलिड नहीं है, इट्स लिक्विड, बट हाइपोथेटिकली अज्यूम कि वो एक लिक्विड क्यूब है, ठीक है? तो इन फ्लूइड इट इज पॉसिबल कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान लेंथ में तब्दीली आ जाए, मगर सॉलिड में नहीं होता ऐसा। मगर सॉलिड में होता है तो बहुत छोटे लेवल पे होता है। फ्लूइड में वो तब्दीली या वो चेंज जो है बड़ा सिग्निफिकेंट होता है एंड इट इज वेरी ऑब्जर्वेबल, जबकि इन सॉलिड्स इट इज it's really insignificant and it's really difficult to observe it, ठीक है? तो सिमिलरली अगर वेलोसिटी इन दोनों की सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगी। तो दिस इज रिलेटिव मोशन 0 एंड दिस इज 0 बिकॉज इट्स सेम। सो एनीवेज लेट्स मूव ऑन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? पहली बात कि हम यहाँ पे एक चीजों को मिक्स मत करना कि किसी बॉडी का किसी कर्व पाथ के अंदर मूव करना और उस बॉडी का रोटेट करना, ये दो डिफरेंट बातें हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर एक गियर है, गियर देखा आप लोगों ने, गियर जब घूमता है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, ठीक है? या एक डिस्क घूमती है तो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। बट अगर वो गियर में उठा के चलना शुरू कर दूं एक सर्कल के अंदर, तो नाउ गियर रोटेट नहीं कर रहा, बल्कि गियर एक पाथ में मूव कर रहा है जो कि सर्कल है। ये दो डिफरेंट बातें हैं। बात समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। प्लीज, इट्स लाइक दिस टॉपिक इज न्यू, तो प्लीज आई वांट योर फीडबैक। समझ में आ रहा है तो बताओ, वरना आई विल रिपीट इट। समझ Yes, में आ sir. रहा है सर। ओके, सो हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है जो आर्बिट्री बॉडी है, नजर आ रही है, शेडेड रीजन है, उसमें हमने एक प्लेन ले लिया। वो प्लेन जो है वो इससे शो हो रहा है। प्लेन मतलब रिकॉर्ड सेंसर सब प्लेनर मोशन 2 डायमेंशनल है। अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है एक फिक्स एक्सिस के अक्रॉस, ठीक है, तो पार्टिकल रोटेट नहीं करेगा। आपके पास पॉइंट ओ से पॉइंट पी तक, ये जो पी पार्टिकल है, इस तक एक वेक्टर ड्रॉ हुआ है, इसको हम आर कह रहे हैं। ये पूरी आर वेक्टर रोटेट कर रहा है, ठीक है? तो अगर हम किसी भी फिक्स पॉइंट से रेफरेंस लेते हैं तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है जिसके गिर्द वो घूम रहा है, वी हैव थीटा व्हिच इज द चेंज द एक्सिस जिसके थीटा क्या है जो कि एंगल है, ठीक है? और अगर मैं बात करता हूं कि डिफरेंशियल चेंज ऑफ थीटा क्या है, वो है कि जो पॉइंट जो पी जो है वो पॉइंट 1 से किसी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक चला गया ड्यूरिंग द रोटेशन, ठीक है? जो चेंज है वो कितना होगा, डी थीटा, ठीक है? तो सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा डी 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 थीटा अपॉन डी टी। ये बात आप लोगों को पहले पता है ये बात? Yes, sir. ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा अपॉन डी टी। ओके, सिमिलरली अगर मैं इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आई विल गेट अल्फा व्हिच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम एंगुलर एक्सीलरेशन कहते हैं, ठीक है? अभी तक देखो बात क्या है, बात ये कि थीटा इज बेसिकली एनालॉगस टू एस, चैप्टर नंबर 12 डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी। वहां पे v था, यहाँ पे क्या है, ओमेगा। वहां पे ds अपॉन dt था, या dx अपॉन dt या dy अपॉन dt। यहाँ पे क्या है, d थीटा अपॉन dt। एंगुलर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू द एंगुलर वेलोसिटी। एंड सिमिलरली वहां पे a था जिसको हम dv अपॉन dt कहते थे, यहाँ पे क्या है, d ओमेगा अपॉन dt जिसको हम अल्फा कह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ तक तो चीजें वही है जो हमने पहले किया है, बस जब उसकी चेंज हुआ है। ओके, सो ट्रांसलेशन में वही मैं बात करूँ, ds अपॉन dt है, रोटेशन में क्या है, d थीटा अपॉन dt है। a dv अपॉन dt होता है और a ds v dv होता है। रिमेंबर दिस रिलेशन, पहले हम पढ़ चुके हैं।
एग्जैक्टली यही रिलेशन जो है वो रोटेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं हम, जब बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है। रोटेशन का मतलब है कि बॉडी खुद रोटेट कर रही है, कर्व में मूव नहीं कर रही, दो डिफरेंट बात है। तो v बन गया ओमेगा, s बन गया थीटा, a बन गया अल्फा और v बन गया ओमेगा, एंड सिमिलरली ds बन गया d थीटा और v बन गया ओमेगा, और v dv बन गया ओमेगा d ओमेगा। ये बात क्लियर है सबको? ऑल गुड? यस सर। कोई मसला यहाँ तक? नो सर। एक ही आवाज आ रही है, बाकी लोग क्या चले गए हैं क्या? नो सर। ओके नो सर। चलो नो भाई, सर ठीक है। चलो गाइस, यहाँ देख लेते हैं। अगर हम एग्जैक्टली दिस इज एनालॉगस टू द रेक्टिलिनियर लीनियर मोशन, v नॉट क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी थी। ओमेगा नॉट क्या होगी? एंगुलर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी अगर मैं v कह रहा हूं तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a का मतलब एक्सेलरेशन है, अल्फा मतलब एक्सेलरेशन, s का मतलब वहां पर डिस्प्लेसमेंट था, या थीटा मतलब एंगुलर मोशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। फाइनल वेलोसिटी के जो फॉर्मूले है इसको भूल जाओ अभी। इसको अगर आपको ये याद है, v equals to vi plus at, remember these relations, आपने पहले पढ़े थे, ठीक है। s equals to vit plus half at square, ये तमाम रिलेशन आप एंगुलर मोशन के भी लिख सकते हैं, बट फर्क ये कि जहाँ पे v है वहां पे ओमेगा आ जाएगा, जहाँ पे s है वहां पे थीटा आ जाएगा, और जहाँ पे a है वहां पे अल्फा आ जाएगा। टाइम रहेगा। कोई मसला यहाँ तक? नो सर। ऑल गुड? सर जी सर, अपना थीटा का SI यूनिट क्या होता है जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं? रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। हम थीटा को रेडियंस पर सेकंड में, सॉरी थीटा है रेडियंस, ओमेगा है रेडियन पर सेकंड। रेडियन जो है आपके पास यूनिट ऑफ या डिग्री मेजरमेंट टू द डिग्री टू मेजर द एंगुलर चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेडियन से बात करेंगे, रेडियंस पर सेकंड, ठीक है। एनीवेज गाइस, वी हैव लेस देन 1 minute, so we will stop here, and in the next class inshallah we will be starting its numericals, right? So I hope यहाँ पे कोई सवाल नहीं है. If you have any question, we can have a quick recap in the next class before starting the numericals. सही है?